Okay. So India opted the mixed economy system from the year 1950, and the process start with the 5-year plans. मतलब कि 5 वर्षीय योजना शुरू करी गई, जिनका की प्रोसेस हर 5 साल में आप जो अपने प्लान्स आपने अगले 5 साल के अपने प्लान्स तय कर लिए, अगले इतने 5 साल में मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, इतना मैंने एग्रीकल्चर में अचीव करना है, इंडस्ट्रियल में अचीव करना है, इतने मैंने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, इतना मैंने डेवलपमेंट करना है, इतनी सड़कें बना देनी है, इतना अर्बनाइजेशन कर देना है, इतना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर देना है, गाँव में स्कूल ये टॉयलेट्स या स्कूल्स या हॉस्पिटल्स ये खोल देने, लेकिन टारगेट बना लेना है। तो 5-year प्लान्स मेनली किसके लिए होते हैं कि आपने एक टारगेट बनाया कि अगले 5 साल में मैंने क्या क्या अचीव करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके एग्जाम्स आते हैं तो आप टारगेट बनाते हैं अगले 15 दिन में मैंने इतने चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, और ऐसे ही अगर मान लीजिए 2 दिन बाद एग्जाम है तो 1 घंटे के हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं, इतनी देर में मैंने ये वाला सिलेबस कंप्लीट करना है। तो टारगेट बना लेने से वो टारगेट जल्दी अचीव हो जाता है, समझ में आता है हमने कितना कर लिया है, कितना हमारा भी छूट गया है। तो यहाँ पर जो है हमने 5-year प्लान्स को फॉलो किया। अब अपने में जो मेन हमें पढ़ना दैट इज द गोल्स ऑफ द 5-year प्लान्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन गोल्स, ओवरऑल गोल्स क्या थे इन 5-year प्लान्स के। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था 5-year प्लान का दैट वाज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना, देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना। जो जीडीपी आज तक सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से बढ़ता था और वो भी ज्यादा का ज्यादा सामान हमारा एक्सपोर्ट होता था, वो जीडीपी हमने अपने देश का बढ़ाना है। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्रीज, हर तरीके की इंडस्ट्रीज बढ़ानी है, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, सर्विसेज को बढ़ाना है। तो देश में जब जीडीपी बढ़ेगा तो लोग अपने आप पैसा कमाएंगे, गरीबी हटेगी, क्योंकि देश हमारा बहुत ज्यादा गरीब था, ज्यादातर लोग पीजेंट्री पे डिपेंडेंट हैं, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो हमने देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए हमने ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमने जीडीपी को बढ़ाना है। स्कूल्स खुलेंगे तो उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हॉस्पिटल्स खुलेंगे तो उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ना लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। तो देश का जीडीपी बढ़ाना है मींस देश में गुड्स और सर्विसेज, हर तरीके के गुड्स और हर तरीके की सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, ताकि देश में जो है देश को एक मजबूती मिल सके। क्योंकि अगर आपको रोजगार मिलता है तो आप अपने आप में मजबूत होते हैं ना। जब आप बच्चों बड़े होंगे तो लगेगा इंपॉर्टेंस लगेगी, हाँ रोजगार की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। भले आप अपना रोजगार करते हैं, भले आप कहीं पर जॉब करते हैं, बट एक ह्यूमन बीइंग के लिए उसके लिए उसकी जो नौकरी होती है या फिर उसका जो रोजगार होता है जहां से वो पैसा अर्न करता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उसी से आपका स्टेटस है, उसी से आपका घर चलता है। तो आपको रोजगार उस चीज से मिलता है, तो वो चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करना है, देश का जीडीपी बढ़ाना है, देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में और सर्विस सेक्टर में, हर तरीके से जो है हमने देश का जीडीपी को बढ़ाना है। तो उस जीडीपी को बढ़ाने के लिए आपने कितनी फैक्ट्रीज लगानी है, कितने एरिया में कल्टीवेशन करना है, कौन कौन सी क्रॉप्स कल्टीवेट करनी है, किस किस तरीके से करनी है, और फिर जितनी फैक्ट्री सेटअप हो रही है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, उनमें हमें कौन सी टेक्निक लगानी है, लेबर इंटेंसिव लगानी है, कैपिटल इंटेंसिव लगानी है, किस किस जगह पर लगानी है इंडस्ट्रीज, मेनली बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करी जाए, ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिले, गरीबी वहां से हट सके। तो ये इस तरीके से जो है देश का जीडीपी को हमने इंक्रीज करना है। नेक्स्ट goal is modernization. Every time a person wants that we should use the modern techniques. आज भी हम ये सोचते हैं ना, अगर आप एक मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो मोबाइल लोगे जो कि 3 महीने पहले आया होगा, नहीं ना, या वो वाली बाइक लोगे, वो वाली कार लोगे, सोचते हो ऐसा? लेटेस्ट देखते हो चीज को, फीचर्स देखते हो, कौन सा नया लॉन्च होने वाला है, देखते हैं ना। तो ऐसे ही उस समय पर एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनाया गया साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्नाइजेशन, मींस टू यूज द मॉडर्न टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी चीजें हम बनाएं, जो भी हम फैक्ट्री सेटअप करें, वो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करें। जो काम हम अभी तक जो हाथ से होते हैं, जैसे कल्टीवेशन होना है, लोग अभी फील्ड को खुद फ्लो कर रहे हैं, वो किससे होगा, ट्रैक्टर से होगा, हार्वेस्टर्स यूज होंगे, कंबाइनर्स यूज होंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए अलग से इक्विपमेंट्स होंगे। तो ये सारे काम, यानी कि जो भी आपने प्रोडक्शन करना है उसके लिए आपने मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करना है, ताकि आप दुनिया के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। क्योंकि अभी तक तो हमारा देश एक बहुत पिछड़ा हुआ देश है, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज किया, लेकिन आज हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारा अपना नाम है, हम चाहे तो किसी भी तरीके से अपने देश को चला सकते हैं। तो उसमें अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करेंगे तो हम विदेशों में भी अपना सामान बेच सकते हैं। क्योंकि आपको अगर जीडीपी बढ़ाना है, वो अपना खाली देश से नहीं बढ़ेगा, आप क्या चाहेंगे, अपने जीडीपी को बाहर भी बढ़ाए ना, विदेशों में भी अपने सामान बेचें, तो और ज्यादा हमें जो है रोजगार मिलेगा।
आज कोई भी कंपनी है अगर वो विदेश में भी अपना सामान बेचती है तो उसका बेनिफिट होता है ना, या नहीं होता है? तो अपने देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए हमें जो है विदेशों में भी सामान बेचना है, उसके लिए क्या होगा, मॉडर्न टेक्निक्स यूज होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता है। सो टू यूज द मॉडर्न टेक्निक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और साथ ही में जो एक नजरिया ये भी है कि अपने सोशल आउटलुक को चेंज करना, यानी कि विमेन को भी इक्वल राइट्स देना। अभी हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि वहां पर जो है सिर्फ 7% लिटरेसी रेट था, किसका, फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 7% था और 16% ओवरऑल लिटरेसी रेट था। तो अगर लेडीज भी साथ में, विमेन भी साथ में काम करेंगी, परिवार की इनकम बढ़ेगी ना, दोनों जने जब काम करेंगे तो हस्बैंड वाइफ ना, तो परिवार की इनकम बढ़ेगी, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। उसके लिए हमें विमेन को भी जो है एम्पावरमेंट करना है, उनको भी पढ़ाना है, साथ में उनको भी रोजगार देना है। तो इस तरीके से जो है आपने मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हुए साथ में जेंडर इक्वालिटी पर भी ध्यान देना है। सिर्फ लेडीज घर के काम करने में ही ना रहे, वुमेन घर के काम करने में ही ना रहे, वो बाहर निकल करके भी अपने लिए अर्न करे, जिससे कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और डोमेस्टिक वायलेंस भी काफी हद तक खत्म हो सके। थर्ड वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 year plan is self reliance. It was given in the pre board, I think so. बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, उनको पता होगा ये प्री बोर्ड में आया था। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन अदर्स, यानी कि जो भी आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं या आप जो भी कुछ प्रोडक्शन करते हैं वो अपने ही देश में देशी चीजों से करें, आपको विदेशों पर निर्भर नहीं रहना है। यानी कि अगर आपको पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, तो वो विदेशों पर निर्भर ना रह करके हम अपने ही देश में गुड्स सर्विसेज प्रोडक्शन करें। और साथ ही में अगर कोई भी देश हमें लोन देता है, उधार देता है, तो क्या होता है उस स्थिति में उसका इंटरफेरेंस हमारे देश में बढ़ जाता है, हमारी इकोनॉमी में, हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस में उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोन लिया जाएगा वो पूरी कंट्री के लेवल पर लिया जाएगा ना। अब उससे प्रधानमंत्री भी उसमें इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है, तो अगर आपने लोन लिया है तो भैया आपको फिर दूसरे की बात भी रखनी पड़ेगी, आपने किसी दूसरे देश से लोन लिया है तो इस तरीके से आप अपनी फॉरेन डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए और फॉरेन इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए हमें जो है सिर्फ अपने ही टेक्निक्स को यूज करना है। अगर हमें ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो अपने ही देश में प्रोड्यूस हो, ना कि हम विदेशों से उन चीजों को इम्पोर्ट करें। तो सेल्फ रिलायंस, अपने पर भरोसा करना है, मीन्स फॉरेनर्स के ऊपर, फॉरेन फाइनेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि बेसिक नेसेसिटी सबको मिले, और साथ ही में जो हम ये इतने ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ग्रोथ होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, ये सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए ना हो। यानी कि जो बेनिफिट्स हैं इंक्रीज जीडीपी के, इंक्रीज मॉडर्न टेक्निक्स के, इंक्रीज विमेन एम्पावरमेंट के, दैट शुड नॉट रिमेन टू ओनली सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, that should be allotted to every section of the society, भले कोई गरीब हो, भले अमीर हो, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। यानी कि अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वो सभी लोगों के लिए हो, ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों को, सिर्फ पैसे वाले लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, बाकी को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है बेनिफिट जो देना है वो सभी सेक्टर्स को देना है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम सबकी सैलरीज इक्वल कर दें या सबको एक बराबर से मतलब कि कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन ये जरूरी है कि हम जो प्रोजेक्ट्स ऐसे शुरू करें कि वो बैकवर्ड एरियाज में भी हों, पुअर पीपल के लिए भी हों, यानी कि सभी लोगों के लिए हो, भले वो किसी धर्म का है, किसी रीजन में रहता है, सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले। और साथ ही में जो ये बेनिफिट्स है, ये प्रॉस्पेरिटी के, ग्रोथ के, मॉडर्नाइजेशन के, इन सभी का फायदा सभी लोगों को मिले, सिर्फ कुछ सेक्टर्स तक सीमित ना रहे। तो ये क्या थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 5 year plans. So these were the reforms introduced in the agricultural sector. First one is the land reform, and another one is the green revolution. Land reform means land को फिर से फॉर्म करना, जमीन तो उतनी की उतनी रहेगी, बढ़ घट तो जाएगी नहीं, लेकिन उसमें चेंजेस करना। उसमें चेंजेस दो तरीके से होंगे। पहला इसमें एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट and land stealing. Just be quiet. तो पहला लैंड फॉर्म क्या है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी जो इंटरमीडिएरीज है, मतलब जो सरकार और पीछे के बीच में जो लोग बीच में एक मिडल मैन बने हुए हैं, कौन है वो, जमींदार लोग हैं, उनको हटाना है। यानी कि टैक्सेस बिल्कुल रिमूव करना है, जो थोड़े बहुत टैक्सेस हैं भी
वो जो किसान है वो डायरेक्टली सरकार को पे करेगा, बीच में कोई भी जमींदार नहीं रहेगा। ये सरकार ने नियम निकाला। दूसरा है लैंड सीलिंग, क्योंकि यहाँ पे जमींदारों के पास में बहुत जमीन है और जो गरीब किसान है वो सिर्फ उन जमींदारों की जमीन पे काम करते हैं, तो वो एक लिमिट फिक्स कर दी गई, सील कर देगा। सील का मतलब होता है लिमिट करना, जैसे इसको सीलिंग बोलते हैं, सीलिंग फैन होता है, यहाँ पर हमारा रूम लिमिट हो जाता है। अगर ये बढ़ जाए तो फिर तो इतना आसान नहीं होगा, अगर कोई बिल्डिंग ना हो तो ये, इसलिए इसको सीलिंग बोलते हैं। वैसे ही लैंड सीलिंग मतलब कि लैंड को लिमिट कर दिया जाए, यानी कि एक इंडिविजुअल के पास में कितनी जमीन होनी चाहिए उसको लिमिट कर दिया जाए। मान लीजिए एक के पास में 20 एकड़ जमीन होनी चाहिए, बाकी जमीन जो किसको दे दी जाएगी, गरीब किसानों को दे दी जाएगी। ये बहुत अच्छा रिफॉर्म करेगा, लेकिन हमारे भारत में जो भी अच्छा होता है वो तो लागू होने नहीं देते, कभी प्रोटेस्ट करके कभी किसी तरीके से। तो सबसे पहला जो काम हुआ इंटरमीडिएरीज, कई साल तक से वो हटा नहीं, 1970 से, क्योंकि इतना ज्यादा जो है बीच में मिडल मैन इन्वॉल्व थे, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि किसी को भी पैसा खिलाया और वो काम रुक जाता था, स्टे लग गया किसी भी ऑर्डर के ऊपर, कोई भी लॉ पास हो उसके पास स्टे लग गया। तो ऐसे ही जो बीच में मिडल मैन हटाने का जो ये काम था, इसमें क्या करा गया, सिर्फ 2 स्टेट में केवल ये लागू हुआ, केरल और वेस्ट बंगाल में, बाकी पूरे देश में कहीं भी ये लागू हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जमींदार इतने ज्यादा पावरफुल थे, इतने ज्यादा उन्होंने जो है सबको दबा के रखा हुआ था कि कोई भी उनके खिलाफ बोलता ही नहीं था। और उसके साथ में ये भी था कि मान लीजिए अब कोई भी ऑफिसर्स आए हैं इसको लागू करने के लिए, इंटरमीडिएट हटाने के लिए, उन्हीं को पैसा वैसा खिलाया, चलो भैया लूप होल्स है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, तो वो ही जो है सबके सब चुप हो गए, हाँ भैया इतना इतना काम हो चुका है,